नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। वक्त तो चला है 6 बजे की 6 बड़ी खबरों का, जिस पर विस्तार से आपको देंगे जानकारी। सबसे पहले 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं और उसके बाद इन्हीं 6 खबरों पर एक एक करके विस्तार से जानकारी भी आपको देंगे। तो आज सबसे पहले बात होगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर ट्वीट किया और जमकर हमला बोला। आगे आपको विस्तार से बताएंगे क्या है पूरा मामला। दूसरी खबर लखनऊ से है, जहां पर आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर नमाजियों से काली पट्टी बांधकर विरोध करने की तस्वीरें सामने आई। तीसरी खबर आगरा से है, जहां अखिलेश यादव का गांव सेवा समिति ने पुतला फूका, उस पर भी विस्तार से देंगे जानकारी। चौथी खबर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को लेकर है। उन्होंने नमाज को लेकर बयान दिया और उसी के साथ किस तरह से प्रशासन को लेकर सवाल उठाए, वो विस्तार से आपको बताएंगे। पांचवी खबर बरेली से है, जहां मौलाना शहाबुद्दीन ने सलमान खान की घड़ी को लेकर बयान दे दिया। छठी और आखिरी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पत्नी ने पति को जहरीली कॉफी पिला दी। इस पर भी विस्तार से आपको देंगे तमाम जानकारी। तो ये 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों में एक एक खबर पर अब विस्तार से आपको देंगे जानकारी। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। सबसे पहली खबर मायावती की ओर से एक्स पर एक ट्वीट किया गया है, जिसमें मायावती एक बार फिर से एक्टिव होते हुए उसमें बयानबाजी करती हुई और एक्स पर ट्वीट करती हुई नजर आई हैं। आगरा की घटना को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। पूर्व सीएम मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा, समाजवादी पार्टी की मुखिया को मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी याद कर लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। आगरा घटना की आड़ में समाजवादी पार्टी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। दलितों पर ज्यादा उत्पीड़न ना कराए समाजवादी पार्टी। तो मायावती ने सीधे आगरा की घटना को दलितों से जोड़ते हुए और जो उनके साथ हुआ उस कांड से जोड़ते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। एसके वाजपेयी, देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती रह रहकर एक्टिव मोड में नजर आती हैं और अब सीधा समाजवादी पार्टी पर दलितों को लेकर उन्होंने पोस्ट में कई बड़ी बातें कही हैं और उसमें वो भी याद दिला दिया जब उनका भी उत्पीड़न हुआ। क्या समझे उनके इस पोस्ट के माध्यम से? बिल्कुल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से बयान आया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो शिवपाल यादव हों, राम गोपाल यादव हों या खुद अखिलेश यादव हों, उसकी उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर दलित कार्ड खेला गया और जिस तरीके से बयान आया कि दलित होने के नाते उनके घर पर हमला हुआ है, नहीं तो शायद इस तरीके का हमला नहीं होता, जिसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक्टिव होती नजर आई। हालांकि ये पहला उनका पोस्ट नहीं है, कल भी उन्होंने इस तरीके का पोस्ट करके समाजवादी पार्टी पर हमला बोला था और उन्होंने कहा था उनका राजनीतिक स्वार्थ है जो वो इस तरीके का दलित प्रेम दिखा रहे हैं। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज अपने दूसरे पोस्ट में काफी आगे बढ़कर दिखती नजर आई, जिसमें उन्होंने सीधे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत डाली, जिसमें स्पष्ट तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव को 1995 लखनऊ गेस्ट हाउस कांड की वो घटना याद करनी चाहिए जब बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जानलेवा हमला हुआ था। तो क्या उस समय वो दलित नहीं थी? अखिलेश यादव को इन सारी चीजों को लेकर पश्चाताप करना चाहिए। उसके बाद इस तरीके का दिखावे और निजी स्वार्थ की राजनीति बंद होनी चाहिए। खास तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने पोस्ट में स्पष्ट किया कि दलितों को भी इस पूरे मामले से सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी कर रही है उसके राजनीतिक निहितार्थ हैं, ये बताती हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आई। तो निश्चित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाई जाए और जिस तरीके से पार्टी का ग्राफ लगातार गिरा है, खासतौर पर जो कोर वोट बैंक है दलित, उसको पार्टी के साथ जोड़े रखा जाए और समाजवादी पार्टी के इस तरीके के अभियान कहीं न कहीं बसपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही एक वजह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से इस पोस्ट के जरिए अपने दलित कोर वोटर को एक मैसेज देने की कोशिश की गई और दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया कि जब उनके ऊपर हमला हुआ था तो क्या उस समय वो दलित नहीं थी। उस घटना को याद करते हुए अखिलेश यादव को भी प्रायश्चित करना चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह पोस्ट निश्चित तौर पर 2027 के चुनाव को लेकर अपने वोटर्स को एक बड़ा मैसेज देने के लिए है। जी
ठीक है, आप बने रहिएगा इसके वाजपेयी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का, और ये खबर भी कई मायनों में अहम हो जाती है क्योंकि आज जो है जुम्मे की आखिरी नमाज थी और उसको लेकर आपको बताते चले कि रमज़ान महीने की आखिरी जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए 1210 मस्जिदों में 94 ईदगाहों में जुम्मे की नमाज अदा की गई है। और इसी के साथ नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध भी जताया। वक्फ बिल को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताते हुए नमाजी नजर आए। नमाजियों ने वक्फ बिल पर रोक लगाने की मांग की। सीएम योगी और पीएम मोदी से रोक लगाने की अपील की गई है। हालांकि अब देखिए, जहां पर आज रमजान महीने के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा हुई तो वहीं उसी के साथ विरोध किया गया। वक्फ बिल को लेकर काली पट्टी बांधकर नमाजी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से इस पर रोक लगाने की अपील की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी कि तमाम मुसलमान आज जब जुमे की नमाज के लिए जाएं तो अपने राइट हैंड में काली पट्टी बांध करके जाएं, जिससे कि एक साइलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट दर्ज हो जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट बिल है, और जिससे कि पार्लियामेंट तक ये बात पहुँचे कि किस तरीके से पूरे मुल्क का मुसलमान इस बिल के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इस बिल को कतई तौर पर पार्लियामेंट से ना पास कराया जाए, इसको कानूनी शक्ल ना दी जाए, क्योंकि हमें ये मानना है कि ये बिल बेसिकली औकाफ के इंटरेस्ट में नहीं है बल्कि औकाफ के को इससे नुकसान पहुंचने वाला है। ऑल इंडिया और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके वाजपेयी लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। एसके वाजपेयी, देखिए, आज रमजान महीने की जुम्मे की आखिरी नमाज थी, उसको नमाजियों ने अदा किया लेकिन काली पट्टी बांधकर विरोध भी किया। वक्फ बिल को लेकर मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से अपील की गई है। तो साफ तौर पर माने कि अभी वक्फ बिल को लेकर कहीं ना कहीं मन में संशय है और आज विरोध भी जताते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये रमजान माह की अंतिम नमाज थी और अलविदा की नमाज के दौरान बड़े पैमाने पर नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने पहुंचे। हालांकि इसकी अपील जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी तरफ से की गई थी कि सभी मुस्लिम जो है अपने दाहिने हाथ में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें और एक मैसेज दें कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसको कानूनी रूप ना दिया जाए। हालांकि इसको लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसके अलावा जो अलग अलग धर्म गुरु हैं, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, जिसको लेकर लखनऊ में जो खालिद रशीद फरंगी महल जो कि सुन्नी धर्म गुरु हैं, उनकी तरफ से भी बयान आया कि हमने काली पट्टी बांधकर रमजान के अंतिम जो शुक्रवार था उस दिन जो नमाज की, उसके बाद अपना विरोध भी दर्ज कराया। हालांकि ये विरोध शांतिपूर्ण था, जिसमें ये मैसेज देने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री को की गई है कि वो जो वक्फ संशोधन बिल है उसका कानूनी प्रारूप ना तैयार कराएं और इसको खत्म किया जाए, इसमें संशोधन बिल नहीं आना चाहिए। हालांकि इसके बाद अब निर्णय सरकार को करना है, क्योंकि सरकार अपने कदम इस पूरे मामले को लेकर काफी आगे बढ़ा चुकी। इस मामले में कमेटी भी जगदंबिका पाल जो कि सांसद है उनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी। उस कमेटी ने देश भर से हजारों और लाखों की संख्या में आए सुझाव और शिकायतों पर निस्तारण करने के बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया है। हालांकि यह ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अब जल्द ही पेश होना है, तो जिसको लेकर जो नमाजी हैं वो इस दौरान अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ठीक है एसके वाजपेयी, शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब खबर आगरा से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जिला मुख्यालय गेट पर अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। गौ सेवा समिति ने यह पुतला फूंका। गौशाला पर बयान के चलते पुतला फूंका गया। हालांकि आपको देखिए, अब जो बयानबाजी का दौर शुरू होता है उसके बाद ही इस तरह की जो स्थिति है, इस तरह का माहौल है वो बन जाता है। इसी बीच आगरा में एक और तस्वीर इस तरह की दिखी, जहां जिला मुख्यालय गेट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया। गौ सेवा समिति ने यह पुतला फूंका। गौशाला पर बयान के चलते पुतला फूंका गया। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा दें, पुतला जलाया गया है और विरोध जताते हुए यहां पर नजर आए। आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं। अखिलेश यादव का पुतला फूंका गया, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो बयानबाजी की गई है उसको लेकर एक रोष देखने को मिला है। और जिला मुख्यालय गेट के बाहर की ये तस्वीरें हैं।
क्योंकि उसी के बाहर ये पुतला दहन किया जा रहा था। गौशाला पर जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर ये पुतला फूंका गया, जिसको लेकर जो गौ सेवक है वो काफी नाराज नजर आए, काफी नाराजगी उनमें तो लगातार इस तरह की तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है। पहले राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की जाती है तो करणी सेना के हजारों कार्यकर्ता विरोध जताने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं सांसद के घर के बाहर, और अब गौशाला को लेकर जो टिप्पणी सुगंध दुर्गंध को लेकर अखिलेश यादव ने की, उसको लेकर जो गौ सेवक हैं उनमें भी नाराजगी देखने को मिली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज चाहर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हम का रुख करते हैं। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे, गौ सेवक काफी नाराज है और उन्होंने अखिलेश यादव का पुतला फूंक कर वो नाराजगी जाहिर की है, कितना रोष लोगों में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ये बयानबाजी की कि गौशाला से उनको दुर्गंध आती है, गाय के गोबर से दुर्गंध आती है। मैं आपको बता दूं कि 84 करोड़ देवी देवताओं का जो वास है वो गौ माता में बताया गया है। सदियों से गौ माता स्वच्छता का प्रतीक रही है। गाय के गोबर से घरों को लीपने की परंपरा रही है। आज भी कच्चे जो मकान है उनको गाय के गोबर से लीपा जाता है, जिससे गाय के उपलों से भोजन पकाया जाता है, जिससे कुछ शुद्धता हो। लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान कहीं ना कहीं उनको खुद को माटी के लाल कहने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये यादव कुल में जन्मे, लेकिन अखिलेश यादव के पिता जो मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो गौ भक्त थे। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी अखिलेश के द्वारा दी जाने पर ये कहीं न कहीं ये असमंजस का है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज ताजनगरी आगरा में गौ भक्तों ने, गौ सेवा समिति के लोगों ने मुख्यालय पर अखिलेश यादव का पुतला दहन किया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वो गौ माता के ऊपर दिए गए इस बयान को, गौशाला के ऊपर दिए गए इस बयान को बिल्कुल काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो अभी राणा सांगा की जो कंट्रोवर्सी ताजनगरी आगरा आज से निकलकर अभी बाहर नहीं हुई थी, लेकिन दूसरी कंट्रोवर्सी अखिलेश यादव ने पैदा कर दी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस अखिलेश के बयान को लेकर ताजनगरी आगरा के हिंदूवादी और प्रत्येक सनातनी में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव अपने आप को यादव वंश का कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका ये बयानबाजी, गौ माता के गोबर से दुर्गंध आना, गौशाला से दुर्गंध आना, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है कि वो यादव कुल के हैं या फिर उनके राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस बयानबाजी से कहीं ना कहीं सनातनियों को हर्ट किया है और कहीं ना कहीं सनातनी इस बयान को लेकर अब बेहद नाराज हैं अखिलेश यादव से नजर आ रहे हैं। ठीक है मनोज, शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। न्यूज़ वन इंडिया ने इमरान मसूद से खास बातचीत की, जिसमें इमरान मसूद ये कहते हुए नजर आए कि हमें हमारे अधिकार किसी को बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इमरान मसूद ने ये भी कहा है कि नमाज को लेकर अगर सड़क पर, क्योंकि सरकार की सड़क है, उस पर इनकार किया जाता है, लेकिन छत पर इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि छत हमारी प्रॉपर्टी है। ये भाषा किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे भी अधिकार उतने ही हैं जितने दूसरों के हैं। हमारे अधिकारों को हमें समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल और हमारे ऊपर ही टारगेट आप करते हो। आप हमें टारगेट कर करके बार बार बोलते हो। तमाम तर जुलूस निकलते हैं, तमाम तर चीज़ें होती हैं, उधर आपकी नज़र नहीं जाती। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नमाज वहाँ होगी जहाँ आप, या तो आपकी प्रॉपर्टी हो या जिस जगह आप पढ़ रहे हो उसकी इजाज़त हो। सरकार की प्रॉपर्टी सड़क है। सड़क पे अगर सरकार मन कर रही है तो प्रॉपर्टी सड़क की है, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपको नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन छत हमारी प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, उस पर आप कौन है ये बात कहने वाले? ये लोग मानसिक रूप से दिवालियापन की प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बात और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, जरा बताइए, देखिए अब जिस तरह से नमाज को लेकर आदेश आए, उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोई सी तानाशाही रवैया बता रहा है तो कोई अधिकार के प्रति सवाल उठा रहा है। जरा पूरा अपडेट इस पर। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो नमाज को लेकर चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि सड़कों पर नमाज या किसी भी तरीके से धार्मिक जो कार्य हैं वो नहीं होने चाहिए, रास्ते को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही चूंकि नमाज को लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आई और कई जगहों पर ये भी कहा गया कि नमाज अगर रद्द करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आज भी दिल्ली में पूरी तरीके से जहाँ जहाँ पर नमाज हुई है वहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी मौजूद थी। इसके साथ ही
देखिए AIMIM के जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष थे शोएब जमाई, उनकी ओर से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं अगर मस्जिद में जगह नहीं होगी तो हम तो ऐसे भी नमाज पढ़ सकते हैं। इस पूरे मामले पर इमरान मसूद जो कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने तमाम तरीके की प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उन्हें नमाज पढ़ने से पहले इस्लाम पढ़ लेना चाहिए और सीधे तौर पे इमरान मसूद ने ये भी कहा कि अगर किसी की दूसरी जगह पर नमाज पढ़ना भी है तो इजाजत जरूरी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नमाज को लेकर इमरान मसूद का ये कहना है कि जो लोग अलग तरीके की भाषा बोल रहे हैं तो उन्हें हमें समझाने की जरूरत नहीं है और हमें हमारे अधिकार को बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही इमरान मसूद ने ये भी कहा कि हमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जुलूस निकलते हैं उस पर उनकी नजर नहीं जाती है। सबसे बड़ी बात है कि इमरान मसूद ने इस दौरान इस बात का जिक्र किया कि सरकार की जमीन है सड़क, और अगर सरकार मना कर रही है तो सड़क तो नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो निश्चित रूप से इमरान मसूद ने तमाम तरीके की बातें कही हैं और चूंकि इमरान मसूद कई बार विवादित टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं तो कई बार इमरान मसूद ऐसे बयान देते हैं। ठीक है पीयूष, शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शहाबुद्दीन रजवी का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। और इस बीच शहाबुद्दीन रजवी ने सलमान खान को लेकर टिप्पणी की है और उनकी घड़ी को लेकर उन्होंने बयानबाजी की है। बताते चले, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना है शहाबुद्दीन रजवी, जो लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने ये कहा है कि मुझसे सलमान खान के बारे में शरीयत का हुक्म पूछा गया है। मैं उनके ओर से किए गए कार्य के बारे में शरीयत का हुक्म बताता हूं कि सलमान खान ने राम मंदिर के प्रचार के लिए बनाई गई राम एडिशन घड़ी अपने हाथों में पहन रखी है। इस तरह की नाम वाली घड़ी को अपने हाथ में पहनना नाजायज़ और हराम है। साथ ही मौलाना ने कहा कि सलमान खान भारत की मशहूर शख्सियत है, लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं और साथ ही वो मुसलमान भी हैं। ऐसी सूरत हाल में गैर इस्लामी कार्य करना शरीयत के खिलाफ है। शरीयत का मसला पूछा गया है कि सलमान खान ने अपने हाथों में राम एडिशन के नाम से जो घड़ी पहनी है उस पर क्या हुक्म है। दरअसल सलमान खान साहब एक मशहूर मुसलमान हैं और फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से वो जाने जाते हैं, लाखों की तादाद में उनके चाहने वाले हैं। राम मंदिर के प्रचार के लिए एक घड़ी बनाई गई जिसका नाम राम एडिशन है। सलमान खान साहब ने उस घड़ी को अपने हाथों में प्रचार के लिए पहन रखा है। मैं कहना चाहता हूं उनसे और उनको मसले शरई बताना चाहता हूं कि वो सबसे पहले मुसलमान हैं और किसी भी मुसलमान को शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वो गैर मुस्लिमों के मजहबी शियार को या उनकी इमारतों को या उनकी मंदिरों को वो प्रचार करें। और अगर कोई मुसलमान इस तरह का प्रचार करता है, मंदिर का प्रचार करता है या राम एडिशन नाम की घड़ी पहनता है वगैरह वगैरह, तो वो शरई मुजरिम है, शरीयत की नजर में वो गुनहगार है और ये नाजायज और हराम है। शरीयत का बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब खबर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया। ये बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है। पत्नी ने पति को जहरीली कॉफी दी। पिंकी ने पति अनुज को जहरीली कॉफी पिला दी। जहरीली कॉफी पीने से अनुज की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत के चलते पति अनुज को मेरठ में भर्ती किया गया। परिजनों ने पत्नी पिंकी के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी है। 2 साल पहले अनुज की पिंकी से शादी हुई थी। पुलिस मामले की बारीकी से जांच में जुट गई है। खतौली कोतवाली के भंगेला गांव का ये पूरा मामला है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं। हालांकि बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अभी 2 साल भी नहीं गुजरे और उसके बाद खबर ये सामने आती है कि पत्नी खुद अपने पति की कॉफी में जहर मिलाकर अपने पति को पिला देती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। थाना खतौली पे ग्राम भंगेला से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक पत्नी सन्नो उर्फ पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है।
इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। थाना और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन जौहरी हमारे साथ है। सचिन, ये पूरा मामला है क्या? मतलब शादी को 2 साल हुए नहीं, किस तरह की घटना को अंजाम दे दिया, क्या इसके पीछे का कारण रहा? देखिए, परिजनों से हमारी बात हुई है, अनुज के परिजनों से बात हुई है। उन्होंने बताया कि छोटी छोटी बातों पर दोनों पति पत्नी लगातार लड़ते रहते थे, घर में विवाद की स्थिति बनी रहती थी और ये कुछ दिनों से मायके गई हुई थी पिंकी और अभी कुछ दिन पहले ही मायके से आई थी और मायके से आने के बाद फिर से वही व्यवहार, वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और अभी 2 दिन पहले की बात है, कॉफी बना कर दी जिसके बाद अनुज की हालत बिगड़ी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और तब पता चला कि जहरीला पदार्थ दिया गया है कॉफी में और फिलहाल अनुज मेडिकल मेरठ में उसका मेडिकल चल रहा है, भर्ती है और अनुज अभी उसका उपचार चल रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। इसी बीच ये बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, यमुना अथॉरिटी की 83वीं बोर्ड बैठक संपन्न। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां बैठक में 9700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। एयरपोर्ट के विकास, जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे 1102 करोड़ रुपए। एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के लिए बनाया जाएगा कैंपस, जिसमें सीआईएसएफ के शादीशुदा कर्मियों के लिए 477 फ्लैट्स बनाए जाएंगे। अनमैरिड के लिए एयरपोर्ट कैंपस में 544 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। 13 एकड़ जमीन की 13 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। डेवलपर इसका निर्माण करेंगे। एयरपोर्ट के पास ये रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। सभी किसानों को यमुना अथॉरिटी भुगतान करेगी। 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अथॉरिटी भुगतान करने जा रही है। पहले सिर्फ एयरपोर्ट के लिए किसानों के लिए ही व्यवस्था थी, लेकिन अब ईएसआईसी को 30 एकड़ जमीन की आवंटित की जाएगी, जिसमें शहर में ईएसआईसी के 15,65,000 कार्ड धारक होंगे। ईएसआईसी देश की पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी बनेगी। कैंसर और ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव पास होगा। हेरिटेज सिटी बसाने के लिए सभी अड़चन दूर की जाएंगी। हेरिटेज सेंटर बसाने के लिए मथुरा में ऑफिस बनाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर को नोएडा फेज 3 का में किसानों को 3100 रुपये से बढ़ा करके 38% बढ़ा के 4300 रुपया देने का निर्णय लिया था। वो निर्णय केवल एयरपोर्ट के लिए था। उस निर्णय को हमने आज यमुना प्राधिकरण के हमारे बोर्ड ने सारे सूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया है। सभी को 4300 मिलेगा और 7% मिलने की भी सुविधा यथावत बनी रहेगी। अगर कोई 7% लेना चाहेगा तो उसको 38 से 8 रुपये मिलेंगे और प्लस प्लाट मिलेगा 7%। अगर वो प्लाट नहीं लेने जाएगा तो 4300 मिलेगा। तो यमुना क्षेत्र में आने वाले समय में 7.5 लाख लगभग लोगों के रोजगार मिलने की आशा है। उसको देखते हुए एसआई को एक 30 एकड़ का प्लाट देने का निर्णय हुआ है, जिसके लिए हम लोग एसपीवी बनाएंगे ज्वाइंट, और इसमें हेल्थ यूनिवर्सिटी होगी, देश की पहली एसआई की हेल्थ यूनिवर्सिटी होगी, और साथ ही साथ इसमें ट्रॉमा सेंटर और एडवांस कैंसर इंस्टीट्यूट भी होगा। एक तो एयरपोर्ट में और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और एयरपोर्ट में लैंड एक्वायर करने के लिए 1100 करोड़ रुपये हम खर्च करेंगे, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और लैंड एक्विजिशन के लिए। दूसरा, हम एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के मैरिड लोगों का एकोमोडेशन जो कि कंसेशन एग्रीमेंट के अनुसार यापल को देना है, जो डेवलपर है वो नहीं दे पा रहा है, तो हमने अपनी एक जमीन सेक्टर 22 में 13,000 स्क्वायर मीटर की पहले अलाट की थी। सीआईएसएफ उसमें पैसा नहीं देना चाहता है, आवंटन दर पे नहीं लेना चाहता है, तो हमने ये निकाला है कि आरएफपी निकाल के किसी डेवलपर से हम ये सारे 477 एकोमोडेशन देने। मेरे साथ न्यूज रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।